बच्चों, हम ट्वेल्थ बोर्ड में प्रीवियस 2010 से 2010 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में 26 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज ये लेक्चर 3 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 with position vectors R1 vector and R2 vector at a point R vector with respect to common origin। अब आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करिए। मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये आप मान लीजिए कोई XY प्लेन है, कोई भी प्लेन है। अब इस प्लेन में ओरिजिन आपका यहां पर है, R1 वेक्टर है इस पॉइंट का और R2 वेक्टर है इस पॉइंट का। इसे कहते हैं Q1 चार्ज, इसे कहते हैं Q2 चार्ज। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट पकड़ा है R, है ना। वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है वेक्टोरिकल फॉर्म में। तो देखिए तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर है R। ये आपका पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए R वेक्टर। अब आप यहां पे लिखना शुरू करेंगे कि एज शोन इन फिगर point of consideration is P, point of consideration is P। point of consideration is P, right? Okay। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, position of point P with respect to Q1, position of point P with respect to Q1। इसे हम लिखेंगे position of point P with respect to 1। इसका मतलब ये होता है RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है ऑफ माइनस रेस्पेक्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कि रिलेटिव जब भी लेते हैं तो आप हमेशा ऑफ माइनस रेस्पेक्ट लेंगे। ऑफ है आपका R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका आएगा, राइट। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो RP1 इट इज इक्वल टू RP1 मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो इसका आपका आंसर आएगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके। बाद में आप लिख देंगे लाइकवाइज, इतना सा लिख दीजिए, पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ में आ जाना चाहिए। लाइकवाइज RP2 इक्वल टू इसका मतलब मैग्नीट्यूड ले लो, RP2 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब है R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यानी कि हमने क्या किया है कि इस पॉइंट P की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ले ली है और पॉइंट P की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ले ली है। बेटे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर मैं यहां एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख दूं तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। ओके। तो ये दोनों की डायरेक्शन आने वाली है। तो अब हम जो है इसका नेट निकालेंगे रिजल्ट और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने वाले हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं E1 वेक्टर that is electric field intensity due to
चार्ज Q1 at point P, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon RP1 स्क्वायर, RP1 स्क्वायर। एंड यहां पर मैं लिखूंगा R1P कैप। अब आप बात को समझिए, R1P कैप, बेटा R1P कैप का मतलब है ये, इसको आप यहां पे लिख भी सकते हैं R1P कैप यूनिट वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं R2P कैप, है ना, ऐसे यूनिट वेक्टर। 2 से उसकी तरफ, क्योंकि ये जो प्लस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने P पॉइंट पर, यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, राइट। ये आपके पास E1 आ गया। अब आप E2 निकालिए, बिल्कुल सिमिलर वे में उसी तरह से निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, वही कहानी, चार्ज Q2 एट पॉइंट P, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है बेटा, तो RP2 स्क्वायर और यहाँ आएगा R2P कैप। ये ध्यान रखिए, ये R1P कैप है, ये R2P कैप है, P2 उल्टा नहीं है। अगर आपने ये उल्टा लिख दिया तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए नेट, ई नेट वेक्टर, ई नेट वेक्टर आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आप इसको चेक करिए, इसको लिखेंगे हम Q1 अपॉन RP1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन RP2 स्क्वायर। अच्छा सॉरी, इसके साथ में यूनिट वेक्टर तो लिखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। R1P कैप प्लस Q2 अपॉन RP2 स्क्वायर R2P कैप। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमने आंसर अपने टर्म में दिया है, हमने इस P पॉइंट को पकड़ा है, ये P पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ध्यान दीजिए, हमेशा इस बात का प्रयत्न करा करो कि फाइनल आंसर क्वेश्चन में जो टर्म्स दी हुई हैं उसी में देंगे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, फाइनल आंसर आप अपनी टर्म में ना दें। जैसे ये P पॉइंट है ना बेटा, ये हमने पकड़ा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन में Q1 है, Q2 है, R1 है, R2 है, R है। आपके आंसर में यही सब आना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक अलग चीज है, वो कांस्टेंट है, वो आ सकता है। तो देखिए अब हम इसको कैसे आंसर प्रेजेंट करेंगे। इस प्रेजेंटेशन को अगर आप पकड़ गए तो समझ लीजिए आप जीत जाएंगे, आपका जीत वहीं पर है अगर आप इसको पकड़ गए तो। देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको Q1 अपॉन RP1 या R1P, कुछ भी लिख दो, है? आप इसे लिखेंगे R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है। अच्छा, अब ये R1P वेक्टर है ना, पता है इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा R1P वेक्टर, इसको मैं यहां लिखूंगा R1 वेक्टर, सॉरी R1P है ना, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, तो पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू P नहीं, अपने को तो 1 से P की तरफ चाहिए ना, तो उल्टा लेंगे। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, R माइनस R1 वेक्टर, ये और यहां पर आएगा फिर मैग्नीट्यूड R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस Q अपॉन, आप ध्यान दीजिए
इसको मैं लिखने जा रहा हूं r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये आपका है r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक बड़ा जनरल फॉर्मूला है, हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो। ए बी वेक्टर ये ए बी वेक्टर होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आंसर ये होता है हमेशा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए से बी की तरफ। तो यहां थोड़ा सा आपको ये है ना वेक्टोरिकल प्रेजेंटेशन करना है इस सवाल का। और तो इस सवाल में देखिए हमने P एक जनरल पॉइंट मान लिया जहां पे हमें रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ P वेक्टर निकाला Q1 के रेस्पेक्ट में, और हमने इसकी डिस्टेंस निकाल दी। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। यहां से लेके यहां तक की मैग्नीट्यूड आ रही है, राइट। फिर यहां से लेके यहां तक की मैग्नीट्यूड आ रही है, और इस तरह से हमने इसको किया है ना। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो पॉइंट है, जो सबसे जिसे मार्क्स मिलने वाले हैं, देखो जी आपने अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को उल्टा पुल्टा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर इधर लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन को उल्टा पुल्टा कर दिया तो जबरदस्त असर पड़ जाएगा। यहां हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है। R से R1 है, नहीं R1 से R है डायरेक्शन, डायरेक्शन 1 से R है। देखिए ये पॉइंट 1 है, R1 वेक्टर है, और ये आपका R वेक्टर है, डायरेक्शन इधर है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया था ए बी वेक्टर बराबर क्या है, बी माइनस ए से बी की तरफ, तो डायरेक्शन बी माइनस ए है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमें डायरेक्शन ये लेना, यानी आर ये है, ये बी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो बी माइनस ए करेंगे तो आर वेक्टर माइनस R1 होना चाहिए, यानी ये चीज एकदम करेक्ट है। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। An electron falls through 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this. अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन गोज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन गोज अपोजिट टू ई वेक्टर, ई वेक्टर तो नीचे गिरेगा, है ना, डायरेक्शन अपवर्ड है तो नीचे गिरेगा। ओके, ये आपकी नेगेटिव प्लेट दे रखी है इन्होंने, और ये पॉजिटिव प्लेट दे रखी है। आप भी अपनी नोटबुक में बना देना हल्का सा डायग्राम। इसकी डायरेक्शन ई वेक्टर अपवर्ड है, बस एक लाइन बना दो वो काफी होती है ई वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जी नीचे ही आएंगे क्योंकि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है बेटा। एक मिनट जरा, यस एवरीथिंग इज फाइन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाता है। अब देखना, हम कहेंगे फोर्स बराबर होता है QE, तो QE बराबर E इंटू ई, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास का मतलब होता है E अपॉन m, राइट। अब इन्होंने पूछा है टाइम टेकन। S बराबर होता है बेटा, S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए S आपका नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो Y लिख दीजिए आप इसको, और U को 0 लिख दीजिए, हाफ A को लिख दीजिए F अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, Y को लिख रहा हूं 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने,
हाँ जी 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 होता है। हाफ ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन्होंने दे रखी है 2 इंटू 10⁴। इलेक्ट्रॉन का मास बताइए 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू टी स्क्वायर। ये आपका टी स्क्वायर है, आपको टी निकालना है। तो आप टी कैलकुलेट करेंगे ऐसे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴, राइट। आपका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ये आपका आंसर है। इसी कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लिख करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, लेकिन समय बिल्कुल खराब ना करें। ये नहीं कि अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन अपने आप करें, आई एम नॉट गोइंग टू डू कैलकुलेशन, राइट। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल इन्होंने पूछा है, यहां देखिए क्या सवाल पूछा गया है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ प्रोटॉन टू फॉल। अब देखिए प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, तो आंसर एग्जैक्ट यही होगा। स्टेप सारे के सारे ये होंगे, पूरे स्टेप्स ये होंगे, है ना। बस आप इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की जगह कर देंगे प्रोटॉन और उसके ऊपर चार्ज लगा देंगे प्लस, है ना। और यहां पर आप प्लस लगा देंगे। देखो मैं बस इसी के अंदर मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, आप लोगों को तो पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में सवाल आया था, एक साथ ही आया था दोनों, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ आए थे, यानी आपको। अब यहां पे देखिए आपने डायरेक्शन प्रोटॉन गोज, यहां पे लिखेंगे गोज अलोंग ई वेक्टर, प्रोटॉन गोज अलोंग ई वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा ई वेक्टर के अलोंग जाता है। आप ये का ये लिख देंगे। यहां पे आपकी कैलकुलेशन एकदम सेम आएगी, यहां तक ये स्टेप ऐसा कैसा आएगा, है ना। अब आपका ये वाली चीज भी ऐसी आएगी, ये वाली चीज भी ऐसी आएगी, यहां तक कोई चेंज नहीं है। वाई आपका यही है, ये आपका चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना, तो इसलिए आपका यही रहेगा। ये मास आपका बदलेगा, मास आपका बदलेगा, यहां पे आएगा 1.66 या 67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आएगा। यानी आपके बस केवल ये चेंज आएगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी पूरी की पूरी। तो आप चेक करिए, दिस टाइम विल बी द आंसर, राइट। यहां पे एक्सीलरेशन कम आएगा, ध्यान दीजिए। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, फोर्स तो आपका सेम आया है ना, क्योंकि E इंटू ई सेम है। मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसलिए एक्सीलरेशन कम आएगा। एक्सीलरेशन कम आएगा तो प्रोटॉन का टाइम ज्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है क्या हमने? यस, दिस इज कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये रिपीट है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि हम 2010 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, तो अब जब ये क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा है तो रिपीट भी होंगे सवाल। तो 29 रिपीट क्वेश्चन है। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लेक्चर 1 या 2 में दे चुके हैं, या दोनों में दे चुके हैं। आप देखिए लेक्चर 1 और 2 जो है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन, ये वाला सवाल भी हम कर चुके हैं। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शायद लेक्चर 2 में किया है, राइट। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहां देखिए ये सवाल हम करेंगे अभी, क्योंकि ये हमने पहले नहीं किया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क experienced by an electric dipole of dipole moment P in uniform electric field E. Correct. What happens if the field were not uniform? इसका भी हम जवाब देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मैं करने जा रहा हूं। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है हमेशा, ये ध्यान रखिए। और ये डायपोल हम यहां रख दे रहे हैं, ये माइनस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, ठीक है ना।
सेंटर यहां है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस a है और सेंटर से ये वाली डिस्टेंस a है, टोटल डायपोल की लेंथ 2a है, करेक्ट। प्लस q पर फोर्स लगेगा QE, माइनस QE पर q पर फोर्स लगेगा माइनस QE, राइट। तो अब आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे एज शोन इन फिगर, ये जरूर लिखिए आप, एज शोन इन फिगर, अ डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in, as shown in figure, an electric dipole is placed in uniform electric field, uniform electric field, making angle theta, making angle theta। देखो ना, ये आप यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और ये एंगल आप थीटा बना दीजिए, दिखा भी दीजिए डायग्राम में, राइट, एंगल थीटा, ओके। प्लस QE एंड माइनस QE, प्लस QE एंड माइनस QE, फोर्सेज R, forces are forming a couple of force, couple of forces, right? ये दोनों couple of forces हैं, ये दोनों couple of forces हैं। So the torque of couple, so the torque of couple can be written as below, torque of the couple can be written as below। तो देखिए हम टॉर्क ऑफ द कपल लिखने जा रहे हैं। टॉर्क है आपका, ये आएगा फोर्स इनटू, या इसको चित्र लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख दीजिए, थोड़ा सा हम डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into perpendicular distance, magnitude of force into perpendicular distance। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into perpendicular distance, मैग्नीट्यूड तो आपका QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी है। तो देखो ये आपका 2a है बेटा, ये 2a है, यहां से अगर मैं इस माइनस वाले चार्ज को प्रोड्यूस कर दूं पीछे की तरफ और फिर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट इट इज 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 2a इंटू e sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं pe sin थीटा, हाँ जी, p बराबर q इंटू 2a, है ना, p बराबर q इंटू 2a। आप यहां छोटा सा एक ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दिया करो, उससे क्या वो खुश हो जाता है कॉपी चेक करने वाला, ये लिख दिया ऐसे, है ना। अब देखिए ये इस तरह से लिख देते हो ना आप, छोटा सा ब्रैकेट लगा के, ये एक्चुअली में 12th बोर्ड के अंदर ऐसे करना चाहिए आप लोगों को, कि कोई चीज छोटी समझा नहीं हो, हल्का सा ऐसे ब्रैकेट खींचा, टक टक करके लिख दिया, वो खुश हो जाएगा कॉपी चेक करने वाला, बस। और क्या है, एक मतलब अपने अगर 2-4 शुरुआत देखो, बोर्ड क्वेश्चन का बड़ा सिंपल है मार्क्स लूटने का तरीका। आप क्या करें, शुरुआत के 5 क्वेश्चंस में इतना बढ़िया से लिख दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे खराब कर दो, क्योंकि दिमाग उल्टा भी फेर सकता है। शुरू के क्वेश्चन जितना अच्छा करते हो ट्राई किया करो, सारे ही अच्छा करें, लेकिन शुरू वाले बढ़िया अच्छे, जिससे इंप्रेशन पड़ जाता है ना। ये आया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टॉर्क बराबर पी साइन थीटा लिखा है बेटा। अब देखो पी साइन थीटा मैं टेक्निकली ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस ई, यहां मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, यानी आई हैव नॉट यूज्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब हम जरा डायरेक्शन की बात करते हैं।
to decide direction of the torque vector, to decide direction of the torque vector, we use right hand rule. We use right hand rule और right hand screw rule, दोनों एक ही बात है, और right hand screw rule. राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. तो देखो बेटा एक बात सुनो, राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है एक्चुअल में. ये राइट हैंड रूल ये है कि आपका ये इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है फोर्स, तो ये ऐसे घूमेगा, इट विल टर्न लाइक दिस, तो ये इस तरह से हो गया. आपने राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड देख लो ये रहा, आपके पास भी है अपना राइट हैंड, तो आपके पास अपना वाला है, उसको यूज लो, घुमाओ इसको, टक अंदर जाएगा. तो इन, इसके अंदर इन है. अब ये हो सकता है उल्टा होता कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाते फिर ऐसे चलाते, उल्टा भी हो सकता है, राइट. हमारे वाले डायग्राम में ये इसी तरह का है. तो इन द फिगर direction of torque vector, in the figure direction of torque vector is along the cross product या वेक्टर प्रोडक्ट लिख दो, है ना, along the vector product P cross इसके along होगा. Therefore torque vector is P cross. ये आपका जवाब आएगा, करेक्ट. चलिए अब आगे इसी सवाल का टुकड़ा देखो क्या है आगे. Obtain an expression for the torque experienced by an electric dipole of electric dipole moment in uniform electric field. What will happen if the field were not uniform? हाँ जी देखिए, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होता तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होता. हाँ, तो if field be non-uniform, then the forces, if the field be non-uniform, then the forces on plus q and minus q. If field be non-uniform, then the forces on plus q and minus q. If the field be non-uniform, then the forces on plus q and minus q will be different in magnitude. बिल्कुल अलग अलग होंगे ना. बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो प्लस QE 1 और प्लस QE 2 माइनस QE 2 अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, है ना. तो ध्यान दीजिए प्लस QE 1 विल नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस QE 2. ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे. हेंस नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो. हेंस नेट फोर्स will not be zero. Net force will not be zero, है ना. So there will be translational motion. यहां पर आपको आगे चीज और लिखनी पड़ेगी. Again, the torque may or may not be zero. अब सवाल ये उठता है may not और may not be zero.
ये कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा, मे और भी जीरो। तो देखिए यहां क्या होगा, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड along electric field line, if dipole is placed along electric field line, then torque will be zero. If dipole is not aligning electric field line, not in the alignment with the electric field line, then torque will not be zero. ठीक है, सी द डायग्राम, सी द फिगर लिख दो यहाँ पे एक छोटा सा, सी द फिगर। देखो बेटा एक बात सुनो, मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म है, पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, तो नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब देखिए डायपोल कैसे रखा जा सकता है। अगर आपने डायपोल को इस लाइन के अलोंग रख दिया, कि साहब यहां पे रख दिया हमने डायपोल एकदम, ये लो मैं थोड़ा अलग रख देता हूं, ये डायपोल रख दिया आपने अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रख दिया, ये सपोज आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, करेक्ट। तो देखिए आपके प्लस क्यू पर फोर्स उधर लगेगा, प्लस क्यू या माइनस पर फोर्स इधर लगेगा, ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी, अलग अलग वैल्यूज, करेक्ट। और फोर्स जीरो नहीं होगा, तो एफ विल नॉट बी जीरो। लेकिन अब आपका दोनों फोर्स सेम अलोंग लाइन पर है, तो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा इस वाले केस में। लेकिन अगर आपने डायपोल ऐसा रख दिया, अब देखो अगर आपने ये प्लस क्यू रखा और ये माइनस क्यू लिखा, तो देखिए हालात क्या हो रहे हैं। हालत ये हो रहे हैं कि प्लस क्यू आपका उधर फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू ई 1 रख दो, U2 रख दो, ये आपका इधर फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू ई 2। कुल मिलाकर के आपका फोर्स भी जीरो नहीं है और टॉर्क भी जीरो नहीं है, दोनों जीरो नहीं है। दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर, राइट। चलिए जी, ओके चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था। बड़ा मतलब वेल प्लान आंसर है और ये आपको ऐसे ही करना चाहिए। चलिए 31, a charge is distributed uniformly over a ring of radius a, right? Obtain an expression for the electric field intensity at a point on the axis of the ring. Hence show that for the points at large distance from the ring it behaves like a point charge. ठीक है जी, इस सवाल को हम कर देते हैं। तो देखिए ये आपका जो रिंग है ना, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है इन्होंने, रिंग की रेडियस इन्होंने दे रखी है। तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे, देखो है ना, ये सब मिटा देते हैं हम, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, राइट। देखिए 31% जो है, इसमें आप रिंग बनाइए बाकायदा, रिंग का रेडियस ए बनाइए, एक्सिस पर पॉइंट पी बनाइए। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को हम हमेशा पी बोला करते हैं, वैसे कोई नियम नहीं, आपके मन में आए दूसरा पॉइंट बोल दो, ये तो मेरी इच्छा होती है बोलने की। ए है आपका, राइट। तो अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इन्होंने कहा है कोई चार्ज ले लो आप इस पर, अब तो लेना ही पड़ेगा चार्ज। इन्होंने चार्ज की कोई वैल्यू नहीं दी है, वैसे दे देते हैं ये, लेकिन हम नहीं दिया। इसमें प्लस क्यू मान लो, ओके। तो देखिए एज शोन इन फिगर, चलो इसमें हम पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने इसमें मान लिया, फिर हम इसके दो है ना छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, इधर भी और इधर भी। इस छोटे टुकड़े का चार्ज हम मान लेंगे डी क्यू, इस छोटे टुकड़े का चार्ज हम मान लेंगे डी क्यू।
यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बेटा, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं सेंटर से, राइट, ये a है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी √a² प्लस x², ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी √a² प्लस x², राइट। ये आपका एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा, राइट। अब ध्यान दीजिए, you have placed a unit positive charge here, so this plus charge will repel this and this plus charge will repel this, so ये आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ये भी है DE। इस DE के कंपोनेंट करिए आप, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी DE cos थीटा, और ये है तो ये विल बी, इसका भी DE cos थीटा आएगा। इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा, राइट, ओके। ये हमने दो पार्ट के डिस्कशन किए, ये इनफाइनाइट पार्ट करने हैं आपको, छोटे 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 इनफाइनाइटेसिमल पार्ट करने हैं। सारे पार्ट्स के कारण आपको DE कैलकुलेट करना है। जब सारे पार्ट्स के कारण हम DE कैलकुलेट करेंगे तो जो DE sin थीटा है वो एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक उधर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, चारों तरफ आएंगे DE sin थीटा। DE cos थीटा भी इनफाइनाइट आएंगे क्योंकि हमने इनफाइनाइट पार्ट कर डाले रिंग के, राइट। हमारा जो सम आएगा ना उसमें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल DE cos थीटा हमारे इंटीग्रेशन में बचेगा, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे समझने की बात है, हाउ विल डू इट। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं और इसका आंसर लिखने के लिए। तो देखिए मैं कहां से कैसे लिखना शुरू करूंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो इन फिगर a ring of radius r, ring of radius a, sorry, a ring of radius a is normal to, is not in plane of paper, ऐसे लिखे आप, is not in plane of paper। सबसे पहली लाइन ये लिखनी है, not in plane of paper, it is, its plane, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, its plane is normal to paper, its plane is normal to paper। अरे क्या बात है, नॉर्मल टू पेपर, ठीक है। तो इसकी प्लेन जो है ना नॉर्मल टू पेपर है, मतलब ये ऐसे है रिंग, पेपर में लेटी हुई नहीं है, पेपर के परपेंडिकुलर है, राइट, ओके। तो Q is total charge, Q is total charge, P is a point of consideration, P is a point of consideration, at a distance x, at position x from origin, from center, at position x from center, as shown। अब देखिए, we have divided the ring into small pieces, okay, we have divided the ring into infinitesimal, we have divided the ring into infinitesimal, we have divided the charged ring, ऐसे लिखो, into infinitesimal small pieces। तो ध्यान दीजिए, we have divided the charged ring into infinitesimal small pieces, बहुत सारे छोटे 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 इनफाइनाइट टुकड़े कर डाले हैं,
तो all the pieces will produce all the pieces will produce their electric field intensities at P, and DE will be equal to 1/4 pi epsilon naught dq चार्ज है बेटा अपॉन डिस्टेंस है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी है, ओके। अब आप आगे लिखेंगे एज क्लियर इन द डायग्राम, एज क्लियर इन द फिगर, DE has components, DE has components DE cos theta and DE sin theta, all DE sin theta components, आप इसको लिखिए all the DE sin theta components due to all small pieces of ring, of the ring get cancelled out all round, get cancelled out all round, सभी तरफ से ये कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, ये कैंसल आउट ऑल राउंड, ओके। अब ध्यान दीजिए, जब ये कैंसल आउट ऑल राउंड हो जाता है ना, तो ओनली डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा क्रिएट्स इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिखेंगे यहां पे ओनली डी कॉस थीटा, gives result। तो देखिए hence net electric field intensity E is equal to integration DE cos theta, बस खत्म, दिस इज योर आंसर। अब आप देखिए इंटीग्रेशन डी cos थीटा, कितने सारे डी cos थीटा, इनफाइनाइट। यहां ध्यान दीजिए, गलती से 2 मत लिख देना, यहां पे गलती से 2 डी cos थीटा मत लिख देना, के साथ 2 हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऐसा नहीं है, वो हमने तो चारों तरफ के लिए हैं जो कि इनफाइनाइट है, 2 नहीं है बेटा। चलिए आगे देखिए, ई बराबर इंटीग्रेशन डी cos थीटा आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब देखिए इसमें से कई सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो हम कांस्टेंट वाली चीजें लेंगे। इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, एक्स लेंगे, और लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां लिख देंगे इंटीग्रेशन डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डी क्यू जो है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू तो आएगा है, ये कैपिटल क्यू है, एक्स भी आ जाएगा, और अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ई के लिए आ जाएगा। अब इन्होंने इसी सवाल के अंदर अगला टुकड़ा पूछा है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होती तो क्या होता। देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस होती तो क्या घटना घटित हो जाती। एक्स बराबर इन्फिनिटी लिखना है हमें। एक्स बराबर क्या लिखना है, इन्फिनिटी लिखना है। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं एक्स बराबर इन्फिनिटी। आप देखना ई बराबर, ये आपको आप यहां पे लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, है ना। हाँ, इसको एक बार और लिख सकते हो आप चाहो तो, वैसे कोई खास बात नहीं है। क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब देखिए इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, if x is very 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 greater than a, then a is negligibly small, then a is negligibly small, a is negligibly small. अब a negligibly small हो गया, put a equal to 0, नियरली इक्वल टू 0। भैया x इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब a का तो कोई इज्जत ही नहीं रही। बेचारा ए, रिंग की रेडियस खत्म हो गई। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो e क्या आएगा, e आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप a को 0 लिखेंगे, यहां पर 3/2 था, 3 होगा, 1 कट जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। This is the well-known expression. This is the well-known expression. ऐसे लिखो आप, well-known expression of the electric field intensity. Well-known expression of the electric field intensity due to point charge. ये point charge के कारण एक वेल नॉन एक्सप्रेशन है। तो हेंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन जो था उसको प्रूव भी कर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये आपका सवाल था, है ना। ऑब्टेन, देखिए सवाल में आपने रिंग दे दी, ये दे दी। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हेंस शो दैट पॉइंट ऑन द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज वाली बात कही है ना, वो हमने कंप्लीट कर दी है, प्रूव कर दिया है। चलिए आगे देखिए जरा क्या है। 32 क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed in an uniform electric field. Obtain the expression for the torque experienced by the dipole. Identify two pairs of identical vectors. देखो बेटा एक बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 30 है, रिपीट हो गया वापस से रिपीट हो गया, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहां तक का तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल, यहां तक का तो अपने पहले ही कर लिया। ये एक इन्होंने छोटी सी चीज यहां पे डाल दी है, यहां पर ये वाली चीज, इसका आंसर हमको देना है, तो वहां तक का तो आप वहीं से उठा लीजिए 30 से आंसर। इसका मैं यहां बता देता हूं आपको, है ना। देखिए टॉर्क बराबर क्या है, टॉर्क वेक्टर बराबर आपका आया था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, राइट। अब आपको यहां पर इसका आंसर देना है खाली। तो देखिए we know that result of the vector product of two vectors, ध्यान दीजिए, we know that result of the vector product of two vectors is perpendicular to both the vectors. It means torque vector is perpendicular to P vector, and also
इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। टॉर्क वेक्टर पी के भी परपेंडिकुलर है, टॉर्क वेक्टर ई के भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपने जवाब दे दिया। तो आपने देखा 32% का आंसर कंप्लीट हो गया। 33 की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ बी एंड सी। कहां है जी? ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, साइड ए है बिल्कुल। Obtain the expression for the magnitude and direction of the resultant electric field at vertex A due to two charges. Very good, बहुत ही सटीक और बढ़िया सवाल है। तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन बता देता हूँ। बताऊँ? यहाँ हम थोड़ा सा टेक्निकल बनेंगे आंसर देने में, कि हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक्स और वाई का डायरेक्शन लिखेंगे, जे कैप के कैप लिखेंगे, जिससे कि हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाए। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यहाँ पे ये है, ये डायरेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। लुक एट द वर्ड डायरेक्शन, ये बड़ा सीरियस बात होती है बेटा। डायरेक्शन जब लिख दिया सवाल वाले ने, तो यानी अब आपको डायरेक्शन अगर आपने नहीं बताया तो यू विल बी रॉन्ग, आप गलत हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले, और हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं चलिए यहां रख देता हूं सवाल को उठा करके, और अब हम यहां से देखते रहेंगे सवाल क्या है। वैसे तो कोई देखने की बात भी नहीं है ज्यादा, है ना। चलिए तो आप देखिए, मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, करेक्ट। चलिए ये ए पॉइंट है, ओके। यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे आपने माइनस 2q चार्ज रखा है, करेक्ट, ओके। आप जो है यहां कह दीजिए, इस तरह का एक डायग्राम बना के छोड़ दीजिए उसी पेपर पर जहां इसके बनाया है। इसको कह दीजिए प्लस आई कैप, इसको कह दीजिए माइनस आई कैप, इसको कह दीजिए माइनस जे कैप, और इसको कह दीजिए प्लस जे कैप, ओके। तो फिर अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 का। डायरेक्शन सेंस इज शोन इन फिगर। बस अब आपने ये एक लाइन लिख करके उसको मतलब कंफर्म कर दिया कि आपका डायरेक्शन सेंस यहां पर है। तो डायरेक्शन सेंस इज शोन इन फिगर, ये आप लिख दें। तो डायरेक्शन सेंस इज शोन इन फिगर जैसे ही लिखा तो यू हैव गॉट द रिजल्ट, कि भैया आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए due to plus q charge at B, due to plus q charge is equal to, देखो ये प्लस क्यू चार्ज यहां है और ए यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए स्क्वायर। ये तो आपका एक्सप्रेशन आएगा। अब आपका जो वेक्टर आएगा बेटा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वेक्टर इस डायरेक्शन में, राइट। आप इसका यूनिट वेक्टर लिख दीजिए डायरेक्ट। देखिए मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, ये यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, दिस इज एंगल 60 डिग्री। तो आपका यूनिट वेक्टर इस तरह का आएगा। यहां पे आप डायग्राम बना के लिख भी सकते हैं यूनिट वेक्टर को, इट इज 60 डिग्री, राइट, ओके। अब आप इसको लिखेंगे 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे, राइट। अब ये यूनिट वेक्टर आपने कैसे लिखा, ये समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां पर, है ना। यानी आप उसको ये मत समझाओ अब क्वेश्चन चेक करने वाले को, भैया यूनिट वेक्टर को लिखना आना ही चाहिए ना उसको। ठीक है, कई बार क्या हमें एक्चुअल में 12th का पेपर देने का मतलब है आप उसको सब कुछ समझाइए, लेकिन इतना भी मत समझाओ कि उसको एकदम ही मान लो। यूनिट वेक्टर को लिखिए अगला। चलिए अब आप आ जाइए दूसरे वाली बात पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू -2q चार्ज इट इज इक्वल टू, देखो बेटा फिर मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो 2q है। अब यहां -2q लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो हम वेक्टर में लिखेंगे। ये -2q यहां बिल्कुल नहीं लिखना,
है ना, वो हम वेक्टर के अंदर डायरेक्शन में लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं अभी 1 मिनट बाद। देखना कैसे लिखेंगे। ये आपका -2q था, यहां पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इस +q के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज उधर था, लेकिन इस -q के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर आएगा बेटा, इधर फोर्स आएगा और ये एंगल जो है ना x एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री आएगा। तो आप यहां पर ये वाला वेक्टर लेंगे जिसका यहां एंगल 60 डिग्री है। यूनिट वेक्टर लिखेंगे आप, तो यूनिट वेक्टर लिखिए, मैं लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर 1/2 i कैप माइनस रूट 3/2 j कैप। चेक करिए, हाँ जी 1/2 i कैप और माइनस रूट 3/2 j कैप, प्लस आएगा आई कैप में हमेशा। डन डन, आगे बढ़िए। अब देखो टोटल करेंगे हम इन दोनों का टोटल करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अबाउट टू, दोनों का सम होगा बेटा, आगे ऊपर वालों का सम होगा। तो आप देखिए E एट ए इट इज इक्वल टू, मैं दोनों का सम करके लिख रहा हूं। मैं एक बार Q को कॉमन ले रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले रहा हूं और a स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। आप एक बार चाहो तो एक स्टेप लिख भी सकते हो, इसको और इसको दोनों को करके बाद में कर देना कॉमन लेने का काम, और चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, जैसे मर्जी आओ करो। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। आप चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो उसकी समझ के लिए, पेपर चेक करने वाले की समझ के लिए, कि भैया एक बार इसको और इसको, तो एक बार आप ये लाइन लिखिए, ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाइए, फिर आप ये लाइन लिखिए, ओके। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मेरे को पता है ये 2 जाकर के अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो आई कैप आ जाएगा, वो 1/2 आई कैप है, 3/2 आई कैप है। मैं गलत भी लिख सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, आप लोगों को चेक करना है। वो रूट 3/2 है, ये माइनस रूट 3/2 बच जाएगा एक, आई थिंक, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मुझे लगता है माइनस रूट 3/2 जे कैप आ जाएगा। ये आपका नेट आंसर आ गया है, ई ए वेक्टर नेट, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज डिजायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज डिजायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये लो मैग्नीट्यूड निकाल दो, निकाल के दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना वो अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंड सेट है ना, पता नहीं आपका नोटबुक किसके पास जाने वाला है, कौन जाने है? किसके पास आपकी कॉपी जाएगी, कोई जानता नहीं है, इसलिए सावधान रहो। छोटा सा काम और कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 9/4 और ये आएगा +3/4, ये मैग्नीट्यूड आएगा, चेक करो 9/4 3/4 आएगा। चलिए, तो ये आपके पास में मैग्नीट्यूड आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और ये 12/4 यानी कि 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, a स्क्वायर, राइट, ये आप करेंगे, ओके। अच्छा चलिए, मैं छोटा सा यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सवाल तो कंप्लीट हो गया, आंसर इज कंप्लीट, आपको इससे ज्यादा लिख करके नहीं आना है, ओके। चलिए, अब हम बात आपसे कर रहे हैं, अगर यही सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में आवे और वो केवल मैग्नीट्यूड पूछे तो आप कैसे करेंगे। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में आएगा और मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो बड़ा सिंपल सा करेंगे आप, ज्यादा इतना कहानी आप कंपटीशन में नहीं करेंगे। कंपटीशन में कहानी बड़ी छोटी सी होगी। देखिए, कंपटीशन की कहानी ऐसे होती है, Q/a स्क्वायर लिखेंगे और ए माइनस के कारण, ये प्लस के कारण है, ये माइनस के कारण है, माइनस K ट्वाइस Q/a स्क्वायर लिखेंगे, बस ये आपने 2 लिख दी। 120 डिग्री का एंगल है, रिजल्ट निकालना है आपको, डायरेक्ट आप डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे।
ई नेट, नेट आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो आप लिखेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिख देंगे। और अब आप जो है इसका रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। रिजल्ट देखो मैं लिख रहा हूं, ये आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया ना बेटा, तो ये आपका 1 स्क्वायर हुआ, ये आपका 4 स्क्वायर हुआ, और ये आपका हुआ प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो 2 1b 2 cos थीटा इज माइनस cos 120 है ना, तो माइनस हाफ आ जाएगा 2ab cos थीटा। तो ये आपका आंसर कितना आना चाहिए भैया, जरा चेक करो। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये मैंने 4 कैसे लिख दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा ना खाली, 2 का स्क्वायर आएगा, चेक करिए आप। तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना आएगा रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये -2 चला जाएगा, भाई तो रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये रूट 3 आ रहा है, लेकिन अपने वहां चला जा रहा है, क्या आ रहा है अपना। अच्छा ये यहाँ पे अपन ने रूट लगाना भूल गए ना, इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, देखो मैं यहाँ रूट लगाना भूल गया था। यानी ऐसा भूल भी तो सकते हैं ना, इसलिए आप लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है, कि जब मैं भूल सकता हूँ तो भाई आप भी भूल ही सकते हो। चलिए ठीक है, ये हो गया। आगे के सवाल देखिए क्या है जरा। डिफाइन द टर्म डायपोल मोमेंट, बिल्कुल डिफाइन कर चुके हैं हम पहले ही, ये लेक्चर 1-2 में हो चुका है। इज इट ए स्केलर एंड वेक्टर, ये भी हम बता चुके हैं, स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, बेटा ये भी कर चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन बन चुका है हमारा पहले ही, पूरा का पूरा डन हो चुका है। अब देखो एक बात सुनो, आपके एग्जाम में जैसा सवाल आता है ना बेटा, आंसर वैसा ही पकड़ के देना है। जैसे अब ये सवाल पूछा डिफाइन द डायपोल मोमेंट, तो आपको डिफाइन करना है डायपोल मोमेंट, है ना। आपके लेक्चर 1 लेक्चर 2 में इनके आंसर हम कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, तो वहां से आप केवल उतना ही पकड़े हैं, डेफिनेशन पकड़े। इज इट वेक्टर क्वांटिटी, बस इतना ही पकड़े कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। अब यहाँ पे डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट, तो ये आप करेंगे कंप्लीट, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है यहां तक, तो ये एक काम हो गया। अगला देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ये आपको कर चुके हैं। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड राइट इट्स डायरेक्शन, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब ये भी किया था पिछले, अभी इसी लेक्चर में किया है, ये भी हम कर चुके हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला भी कर चुके हैं, लेक्चर 1-2 में कर चुके हैं। ये बोर्ड के क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ये हमने बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे जैसे हमको मिलते गए हमने उसको लिया है पूरा। Sketch the pattern of electric field lines due to a conducting sphere having negative charge, हाँ ये शायद हमने नहीं किया है अभी तक, तो देखिए 36 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, हाँ नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं साहब, आती हैं जी, आती हैं जी, इनवर्ट होती है नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट डायग्राम, बस आप ऐसा डायग्राम स्केच करके छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर, खत्म। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम बता चुके हैं पहले ही, इलेक्ट्रिक डायपोल करंट एक नेगेटिव, ये नहीं बताया इलेक्ट्रिक डायपोल करंट, पता नहीं, ध्यान नहीं है, चलो बता देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए मैं बता रहा हूं, -q एंड +q। अब थोड़ा सा आप बातों को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर यहां पे हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं इस जगह पे, तो ये प्लस के कारण दूर जाएगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, करेक्ट। अगर मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इस माइनस के कारण पास आएगा, यानी कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएगी, 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 और ये नेगेटिव है ना, तो पास में आने का प्रयत्न करेगी, घूम करके टिक 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 टिक, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी जी,
ऐसे करेगी जी, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, वो पास में आएगी। एक्चुअल में क्या है, आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट किया ना वहां पे, तो डेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी मतलब इससे रिपेल होगा भैया, उससे अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा ऐसा, समझ गया ना, समझ गया। यहां पर फिर ये इस तरह से होगा उसी कहीं से आया तो है, माल आया तो है कहीं से, इस तरह से होगा। तो ये आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो है ये 5 मार्क के क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें इतना काफी है ना, एक लेक्चर इतना बड़ा काफी है। चलिए, नमस्ते।